पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये चर्चा गर्म है। देखिए, राजनीति में कई मुलाकातें हो रही हैं। लोकसभा चुनाव के बाद मुलाकातों का दौर जारी है। भले ही विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन मुलाकात करके और पार्टी को मजबूत बनाने का समय अभी से शुरू हो गया है। लेकिन राजनीति में कोई मुलाकात आम नहीं होती है। मुलाकातों के अपने मायने होते हैं। भले ही नेता से उसके बाद तमाम नेता ये बोलते हैं कि मुलाकात थी, व्यक्तिगत मुलाकात थी, लेकिन आप सोचिए कि राजनीति में क्या कोई व्यक्तिगत मुलाकात होती है? आज मुलाकात होगी और कल पलटने का समय आ जाता है, तमाम बातें निकल कर आती हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे बाबा से। देखिए, अभी बहुत मुलाकातें चल रही हैं। अगर आपको याद हो तो पशुपति पारस से दिलीप जायसवाल मिलते हैं, फिर गृह मंत्री अमित शाह मिलते हैं, तमाम लोग मुलाकात करते हैं। बाबा बताएंगे, बाबा क्या चल रहा है? 240 वाले मोदी को 440 वोट का झटका लगने वाला है। किसकी किससे मुलाकात हुई, लीक हो गया है अभी? देखिए, पिछले करीब 15 दिनों से जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं और जिस तरह का माहौल बना है, और ख़ास करके ये माहौल, जब आपको याद होगा कि अंतिम सत्र चल रहा था लोकसभा का, यानी कि दिल्ली में जब संसद का सत्र समापन पर था, उस समय से लेकर के अब तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं ने ये इशारा किया है कि भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर हुई है। चाहे वो सदन की बात हो या सदन के बाहर भी भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर होने के चलते जोड़ तोड़ की राजनीति में लग गई है। इधर तोड़ना है, उधर जोड़ना है, इससे मुलाकात करके उनको परेशान करना है, उनसे मुलाकात करके उनको परेशान करना है। इसके मायने और नतीजे क्या निकलेंगे, इसका रिजल्ट क्या होगा? तो देखिए, जब स्टूडेंट पढ़ाई करता है तब वो नहीं बता सकता है कि हमको इतना नंबर आएगा ही आएगा। जब परीक्षा दे लेता है ना, तब उसको पता चलता है कि हमको इतना नंबर आया है और इसके आगे मेरा कैरियर क्या होगा। 2024 में जो परीक्षा हुई, उस परीक्षा में नरेंद्र मोदी को अंक आ गए 240। आप जानते हैं 240 का मतलब क्या होता है? करंट की एक मात्रा है 240 और 440। लेकिन उससे भी बड़ा जो है वो झटका है 440 का। यानी 240 मिल जाता है तो 440 हो जाता है और झटका ज़बरदस्त लगता है। नरेंद्र मोदी के लिए ये 240 का आंकड़ा जो है ना, भले ही उनकी दृष्टि से या उनकी पार्टी के दृष्टि से, उनके संगठन के या एनडीए के दृष्टि से हो कि 240 का झटका उन पार कर गए हैं या 240 पर आ गए हैं, लेकिन फैक्ट यही है कि जहाँ क्रॉस कनेक्शन हुआ वही झटका लगना। और एमसीबी भी नहीं लगाया उन्होंने। ये भी आप कंफर्म कर लीजिए, एमसीबी भी नहीं लगाया है कि लाइन कट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि एमसीबी जो है ना, वो अपने ही ब्लास्ट कर चुका है। मैं आरएसएस की बात कर रहा हूँ, जिसकी चर्चा मैं बहुत पहले से कर रहा था। एमसीबी का काम तो आरएसएस कर ही रहा है बाबा। एमसीबी का कार्य किस तरह से कर रहा है? 240 में क्या कर सकता है? बढ़ा देगा क्या? चुनाव में तो जो मिल गया उसी पर ना। बीजेपी अब तो सवाल ये उठता है कि अब कोई भी तार इधर से उधर होगा तो आपको झटका लगेगा। ऐसी स्थिति में हम पिछले कई दिनों से 52 सीटों की चर्चा कर रहे हैं, 52 सांसदों की चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा हम चर्चा और भी कर रहे हैं कि दुनिया भर में अब नरेंद्र मोदी को लेकर के अलग अलग तरह के परसेप्शन भी आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की कल भी मैंने चर्चा की, जिसपे जी आपने बताया भी कि एक रहे तो बचेंगे, नहीं तो बटेंगे तो कटेंगे। तो ऐसी स्थिति में योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी बात रख दी है। और इस तरह की बातें मैं कल भी खबर कर रहा था। मैंने जो कल खबर किया था, उस खबर में मैंने, याद कीजिएगा कि मैंने कहा भी था कि भारतीय जनता पार्टी के कोर टीम का एक बार फिर से यू टर्न है। और ये यू टर्न उम्मीदवारों के चयन में है। 2 घंटे के अंदर में यदि आप उम्मीदवारों की लिस्ट आपको बदलनी पड़े तो दैट मीन्स कि आपका पावर जो है डिफ्यूज कर गया है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकती हैं कि जब कमज़ोर व्यक्ति हो तो कितना ज़्यादा कूदेगा, हाँफेगा, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, स्ट्रेचर पर लेटना पड़ेगा और इलाज करवाना पड़ेगा। तो इलाज तो हमारे यहाँ भी है। हमारे यहाँ भी संपादक नमन मिश्रा जी स्ट्रेचर पर लिटा करके बहुत सारी इलाज करते हैं। अब जो बदली हुई परिस्थिति है, उस परिस्थिति में 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। इस महत्वपूर्ण बात में, जैसा कि आपने कहा भी कि झटका लगने वाला है, कौन सा मास्टर प्लान तैयार हो गया है, तो एक बात आप समझ लीजिए, नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की रणनीति इस देश की रणनीति को प्रभावित करती है, राजनीति को प्रभावित करती है। बिहार जो फैसला करता है उस फैसले पर बड़ी का असर पड़ता है। बहुत गिद्ध दृष्टि लगा करके दुनिया जो और देश देखता है कि बिहार कौन सा राजनीतिक
स्टैंड ले रहा है और किस रास्ते से बिहार चल रहा है। इन सारी परिस्थितियों को लेकर के बिहार पर पूरा फोकस है और बिहार के एक एक, आप बताइए ना कि राहुल गांधी से कौन कौन मिला, सोनिया गांधी से कौन कौन मिला, ममता बनर्जी से कौन कौन मिला, किसी को पता नहीं है। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार से कौन मिला और बिहार की कौन कौन पार्टी किससे मिल रही है, कौन नेता किससे मिल रहे हैं, इस पर सबकी नज़र बनी हुई है और मीडिया में छा रहा है। केंद्र में मिल रहा है इस पर ये सारी बातें, सारी मीटिंग्स की जानकारी इस देश के लोगों को हो रही है, चाहे जिस माध्यम से हो, या तो उसको अब करवाई जा रही हो। अब मान लेते हैं कि किसी की किसी से गुप्त मुलाकात हो रही हो, जो मुलाकात नहीं बाहर करना हो, लेकिन उसकी तस्वीरें आ जाए तो आप इसके मायने क्या निकाल सकते हैं। निश्चित रूप से अगर ऐसा कुछ होता है तो इस मुलाकात के मायने कुछ है, या तो मिलने वाला या जिससे मिलने गया है वो, दोनों में से किसी का कोई ना कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा उससे निहित है, इसलिए वो उस तस्वीर को वायरल कर रहा है। नहीं तो आप एक चीज़ बताइए, ठीक है पशुपति कुमार पारस से मिलने के लिए गए दिलीप जायसवाल, दिल्ली से आए, एयरपोर्ट से उतरे, उनको सीधे जाना था लेकिन आए, कपड़ा वपड़ा चेंज किया, फिर जाकर के मुलाकात कर लेते हैं। मुलाकात किए, तस्वीरें जारी करने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन उन तस्वीरों के माध्यम से वो किसी को संदेश देना चाहते थे कि हमारे पास ऑप्शन बी है। अब आप समझिए कि उन्होंने मुलाकात की, अब जिनसे मुलाकात की उनको लगा कि नहीं इसको और कैश करना चाहिए, वो चले गए सीधे दिल्ली और वहाँ जाकर के वो मुलाकात करते हैं अमित शाह से और उसकी तस्वीरें जारी करते हैं। इसके मायने क्या निकाले जाएं? यानी कि अब निहितार्थ इनका हो गया है कि नहीं, आप लोग ना समझ रहे हैं कि हम बाहर हैं, लेकिन हम तो एकदम एनडीए में हैं। अरे एनडीए में अमित शाह के करीबी में से हैं। तो ये सारी परिस्थितियां कहीं ना कहीं इसलिए पैदा की जा रही हैं कि आगे होने वाला क्या है। यानी कि अभी भी आप अगर ये सोच रही हैं कि 2025 के चुनाव में सब कुछ ठीक है। कल ही हमारी बातचीत हो रही थी, एक बहुत बड़े थिंकर हैं जो बिहार की राजनीति से लेकर के देश की राजनीति पर बहुत सारा उनका पकड़ भी है। करीब 3-4 घंटे हमारी बातचीत हुई। एक गुप्त मीटिंग हम लोगों की थी जिसमें बिहार से क्या हो रहा है, बिहार के कई नेताओं का क्या मूड है, क्या होने वाला है, दिल्ली में कौन सी चर्चा चल रही है, जो अन्य राज्यों में चुनाव है उस पर चर्चा हुई। ये सारी चर्चाएँ जो हुई, इन चर्चाओं के पीछे सिर्फ एक ही बात था कि आने वाले 2025 के चुनाव में बिहार का ऊँट किस करवट बैठेगा। अब इसको लेकर के आप नीतीश कुमार के से हम शुरुआत करते हैं। नीतीश कुमार को लेकर के कौन किससे मिला, गुप्त मुलाकात किया और उसकी तस्वीर वायरल हुई। नीतीश कुमार ने जैसे ही सरयू राय से मुलाकात की थी तो आपको पता है कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक चर्चा का विषय आया था और इस चर्चा में था कि आखिर सरयू राय को मिलेगा क्या, सरयू राय को क्यों लाया गया। मैंने तब भी कहा था कि सरयू राय सिर्फ इसलिए आए हैं कि झारखंड में उनको कमान दिया जाए और जदयू को झारखंड में वो स्थापित करें। ये काम होना शुरू हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि वो राज्यसभा जा रहे हैं, तो कुछ लोगों ने कुछ कहा। मैंने वो भी कहा था कि जब ढुल्लू महतो वहाँ से गए हुए हैं तो फिर दूसरे को भेजने का क्या तुक है, इतना छोटा राज्य है। इन सभी बातों को दरकिनार कर दीजिए तो जीतन राम मांझी क्यों मिले। चलिए हम मान लेते हैं कि वो एक विभाग के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कुछ योजना होगी जिसको लागू करना होगा। नीतीश कुमार के 19 साल के करियर में कौन सी ऐसी केंद्रीय योजना है जिसको नीतीश कुमार ने सहर्ष स्वीकार करके उसका प्रचार प्रसार करके उसको लागू कराया है। नीतीश कुमार की अपनी ही योजनाएं इतनी है कि केंद्र की योजनाओं को कई बार नीतीश पर आरोप भी लगा है कि वो केंद्रीय योजनाओं को लागू नहीं करते हैं, उसको दरकिनार कर देते हैं। ये सारी बातें होने के बाद जीतन राम मांझी की उनका मुलाकात करना, चिराग पासवान का उनसे मुलाकात करना, मिल के जाना, जबकि एनडीए में जबरदस्त घमासान छिड़ा हुआ है और वो जाते हैं नीतीश कुमार से मिलते हैं, पैर छू करके प्रणाम करने की तस्वीरें वायरल होती हैं। ये सभी तस्वीरें वायरल हो रही है, वो मैं बता रहा हूँ। इस तस्वीर का क्या मायने है? नीतीश कुमार जिनसे 2020 से अदावत जो हुई उसके चलते क्या नहीं हुआ बिहार की राजनीति में। अनंत सिंह भी मिल रहे हैं। देखिए अनंत सिंह एक व्यक्ति हैं, अनंत सिंह एक व्यक्ति हैं। मैं संस्थान की बात कर रहा हूं, अभी व्यक्ति पर भी आऊंगा कि कौन व्यक्ति किससे मिल रहा है, उसके मायने क्या है। अनंत सिंह मिले या कोई मिले वो अलग एक मैटर हो गया। इसके अलावे अब आप दिल्ली अगर यहाँ से सफ़र कीजिएगा तो दिल्ली में अमित शाह से कौन मिल रहा है? चंपई सोरेन, उनके पुत्र मिल रहे हैं, हेमंत बिश्व शर्मा मिल रहे हैं,
पशुपति कुमार पारस मिल रहे हैं, प्रिंस राज मिल रहे हैं, और इन सब के पीछे अगर राजनीति की बात करें तो दोनों नेता जो मिले हैं वो आने वाली पीढ़ी का कैरियर सेट करना चाहते हैं। बात अगर करें हम पशुपति कुमार पारस की, तो उनके कैरियर में कुछ नहीं रह गया है। उनको क्या करना है, तो अपने दो भतीजे प्रिंस राज और कृष्ण राज को सेट करना है, अपने बेटे मुस्कान को सेट करना है। उसका भी उम्र हो गया है, इसी का इंतजार वो कर रहे थे। इसीलिए वो पिछले चुनाव में जो है नहीं कुछ मिला, फिर भी चुपचाप से पड़े हुए थे। तो हालांकि कोशिश उन्होंने हाथ पैर मारा था कि इधर चले जाएं उधर चले जाएं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि वो नरेंद्र मोदी के सरकार में मंत्री रहे हैं, तो कहाँ इधर उधर जाएंगे। थाना का जो इंस्पेक्टर होता है, जिस थाने में आप रहती हैं, उस इंस्पेक्टर को सब पता है कि आप कहाँ रहती हैं, किधर जाती हैं। उसके पास सारा उसका जो गुप्तचर है वो रिपोर्ट देते रहता है कि इस एरिया में कौन बदमाश है, कौन बही सही है। एक इंस्पेक्टर दूसरे इंस्पेक्टर को चार्ज देते समय सब समझा देता है। वैसे ही नरेंद्र मोदी की सरकार में आप मंत्री रहे हैं, तो आपके पास एक भी ऐसा गलती आपने नहीं किया होगा। किया तो होगा। अब उस गलती का रिकॉर्ड जो है वो तो नरेंद्र मोदी के पास है ना, तो इसलिए आप छटक पटक नहीं कर सकते हैं। हाँ, अब इन दोनों का, तीनों का कैरियर सेट करने के लिए पशुपति कुमार मुलाकात कर रहे हैं, और इनका कैरियर हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में इनके विलय से हो जाए, अपनी पार्टी का ये विलय कर लें भारतीय जनता पार्टी में, या फिर नीतीश कुमार का कोई नया एजेंडा हो जिस एजेंडा के तहत वो मुलाकात कर रहे हों। लेकिन अमित शाह से मुलाकात अगर कोई करता है तो उसमें नीतीश के एजेंडा का कहीं भी 1 इंच भी जगह नहीं रहता है, क्योंकि नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच में 36 का आंकड़ा है। वहाँ अमित शाह मिलते हैं, यहाँ नीतीश कुमार मिलते हैं। इसके अलावे कौन कौन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जाकर मिल रहा है? चंद्रबाबू नायडू का वहाँ हर सप्ताह एक डेरा रहता है, हर सप्ताह जाते हैं, मिलते हैं और कुछ करते हैं। नीतीश कुमार जब से सरकार बनी है तब से एक बार भी नहीं गए। नीतीश के प्रतिनिधि वहाँ जाते हैं। इन सभी बातों के साथ साथ एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो हो रही है वो ये कि ललन सिंह जो हैं उनको इस बार कमेटी से बाहर रखा गया है। यानी कि नीतीश कुमार का जो वो नवरत्न और वगैरह जो होते हैं उनके, हाँ, उनके सलाहकार समिति के जो लोग होते हैं, उनके भूजा पार्टी का तथाकथित रूप से जो लोग कहते हैं, उनके भूजा पार्टी के जो लोग होते हैं, उससे ललन सिंह को पिक करके बाहर रख दिया गया है। मैं ये बात कह रहा था तो कई लोगों ने मेरे साथ जिद किया था कि आप गलत हो जाइएगा बाबा, आप एकदम गलत हो जाइएगा, ललन सिंह नहीं बनेंगे मंत्री। और मैंने कहा था कि ललन सिंह से पीछा छुड़ाने का, मंत्री बनाने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये काम अगर पहले हो गया रहता तो ये स्थिति भी जदयू की नहीं होती, क्योंकि ललन सिंह में कहा जाता है, हालांकि बहुत बदले हैं अपने आप को ललन सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो एरोगेंसी दिखाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ललन सिंह बहुत बदले हैं, लेकिन यदि आप कितना बदलने वाला आदमी हो, कितना भी बदल जाए, और उसको सामने से आप प्रहार कीजिएगा तो उसका ईगो हर्ट तो होगा ना। उन्होंने भी मुलाकात किया है अमित शाह से, और जब नीतीश कुमार के खेमे का कोई आदमी जाकर के उधर मुलाकात करता है तो उसके मायने कुछ अलग होते हैं। इससे पहले वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल चुके हैं। ये चर्चाएं भी हो गई हैं कि सभी सांसदों को लेकर के मिले थे। ये भी चर्चा शुरू हो गई थी कि वो कहीं ना कहीं पाला बदलने वाले हैं, कहीं पे निगाह है, कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। चिराग पासवान के 3 सांसदों को सामने रख करके और भीतर ही भीतर खेल करने का, बड़ा खेल करने का जो प्लान चल रहा है वो चिराग पासवान अच्छी तरह से समझ रहे हैं। ये पूरा का पूरा गेम प्लान है जिसमें चिराग पासवान तो कहीं नहीं जा रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान शून्य पर रहे तब भी नरेंद्र मोदी के रहे, और अब तो चिराग पासवान जब अंक में आए तब भी नरेंद्र मोदी के रहे, चिराग पासवान की पार्टी तोड़ी गई तब भी नरेंद्र मोदी के हनुमान थे, चिराग पासवान को ये कहा गया, किनारा कर दिया गया, तब भी वो नरेंद्र मोदी के थे। और अब तो 5 सांसद और उनके मंत्रिमंडल मंत्री हैं, तो निश्चित रूप से हनुमान हनुमाने रहेगा। अभी सारी परिस्थितियों को लेकर के ये एक फेज हुआ। दूसरे फेज की तरफ अगर आप बढ़िए तो 240 में 440 का करंट का झटका कैसे लगेगा? तो 240 का झटका तो आप ऑलरेडी आप दे ही रहे हैं। आप बारी बारी से सबको बुला करके इसका प्लग उसमें खोसते हैं, इसका प्लग उसमें खोस रहे हैं, इसका प्लग उसमें डाल रहे हैं। आपका लाइट तो जल रहा है, कभी कभी भूक भुकाता भी अगर अच्छा से प्लग नहीं हुए तो। लेकिन जो दूसरे खेमे में 440 वोल्ट का करंट देने की बात चल रही है वो क्या है? केंद्रीय स्तर पर ममता बनर्जी
नीतीश कुमार को चाहती है कि वो हमारे खेमे में आ जाए, गठबंधन मजबूत हो जाए। दूसरी तरफ कोई भी सेक्रीफाइस करके राहुल गांधी चाहते हैं कि चंद्रबाबू नायडू फिर से हमारे पास आ जाए। देश भर में ये जो चीज़ें चल रही हैं, ये 440 वोल्ट का करंट है और इस पर करंट देने के लिए जो जेनिफर लॉर्सन हैं, उनकी मुलाकात और उनकी मुलाकात के बाद रशियन मीडिया का एक लेख जारी करना कि हिंदुस्तान में कुछ अलग परिवर्तन और सत्ता परिवर्तन के लिए नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए एक बड़ा प्लान चल रहा है। ये एक रिपोर्ट आया था। बिल्कुल। अब इस आधार पर असदुद्दीन ओवैसी से मिलना, हालांकि उनका पावर अभी बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन देश भर के मुसलमान जितने भी सांसद हैं उनको तो इन्फ्लुएंस कर ही सकते हैं, वो उनसे तो मंत्रणा कर ही सकते हैं। वक्फ बोर्ड वाला कानून चल रहा है, उसमें सब एकजुट हो जाएंगे, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई। अब हम ये मत समझिएगा कि हम आपको चोर कह रहे हैं, लेकिन ये कहावत है इसलिए हम कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो वक्फ बोर्ड वाला है उस पर आरोप लग रहा है कि जितने भी बड़े नेता हैं सभी ने ज़मीन हथिया करके रखा है। किसी ने अपना अटारी बना रखा है, किसी ने महल बना के रखा है, कोई किराए पर लगा रखा है। ये सब लोग पैसा वसूल करते हैं, तो इसके चलते सब एक हो सकते हैं। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू से भी उनकी मुलाकात हुई है, जेनिफर लॉर्सन की। इस मुलाकात के भी बहुत बड़े मायने निकालते हैं, क्योंकि 16 सीट उनकी और पवन कल्याण की सीटें, ये दोनों सीटें मिलाकर मैं कल भी खबर में कर रहा था। पवन कल्याण ने भी ये बात कही है कि हम निश्चित रूप से पवन कल्याण, मैं कल भी बता रहा था कि वो उप मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे कि नीतीश कुमार के नरेंद्र मोदी के साथ झूठा मूठा उस केंद्र में रहना चाहेंगे। वो तो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहेंगे ना। तो अगर फैसला कुछ लेते हैं चंद्रबाबू नायडू तो उनके साथ हैं वो खड़े। दूसरी तरफ चंद्रशेखर राव, इनकी भी मुलाकात हुई है तेलंगाना में, वो हाशिए पर जा रहे हैं और उनको फिर से खड़ा करने की जरूरत महसूस रही है। उनके भी कुछ विधायक सांसद हैं, उनको भी लेकर के प्लानिंग बना सकते हैं। मैं 52 सांसदों की जो बात कर रहा हूं पिछले कई दिनों से, वो यही फॉर्मूला है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इन 52 सांसदों को अपने पास कैसे रोकें। और एक बड़ा कुनबा है जो ये चाह रहा है कि इन 52 सांसदों को नरेंद्र मोदी से कैसे दूर किया जाए। इसमें नीतीश कुमार भी हैं, और हो सकता है कि जिस तरह की चर्चाएं चल रही हों, अन्य कई लोग किससे मुलाकात कर रहे हैं, ये सारा रिकॉर्ड हम आगे आने वाले समय में देंगे। लेकिन अभी जो वर्तमान परिस्थिति बनी है कि जो तस्वीरें बाहर निकल के आ रही हैं, इसके मायने हैं, और इसके मायने के साथ साथ इसके निहितार्थ भी हैं। बहुत कुछ अभी होना बाकी है, ये इशारा कर रहा है। चलिए देखिए, राजनीति में मुलाकात के मायने अब आगे की राजनीति पे असर डालने वाला है। जिस तरीके की मुलाकात हो रहे हैं, बाबा हमने बताया कि बीजेपी कहीं फेल हो रही है तो कहीं पास होती दिख रही है। तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की। फिलहाल चर्चा गरम में इतना ही। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।